हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट। मेरा नाम है आभार देशपांडे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन पॉलिटी का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमारा सब टॉपिक होगा इंटर स्टेट रिलेशंस, अंतर्राज्य संबंध। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी आईएएस या फिर एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरपीएससी, सीजीपीएससी सभी के लिए, जितनी भी पीसीएस की एग्जाम्स होती हैं और जो यूपीएससी आईएएस है उसमें बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया टॉपिक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को क्लोज मत कीजिएगा, वरना आप बहुत रिग्रेट करेंगे एग्जाम में। मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में और बहुत अच्छे तरीके से ये टॉपिक समझा दूंगा बहुत कम टाइम में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइस प्लीज़ ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंटर स्टेट रिलेशंस की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है, पहला जो हेडिंग आता है वो आता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 262 प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एंड कंटेन्स टू प्रोविजंस। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रीलिम्स के हिसाब से आर्टिकल 262 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। पूछा जाता है प्रीलिम्स में कई बार कि विच वन ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड विद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, तो याद रखना है आर्टिकल 262। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 262 के अंदर जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के संबंध में दो प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला जो है वो है द पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विथ रेस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ एनी इंटरस्टेट रिवर एंड रिवर वैली। तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी नदी या फिर रिवर वैली के वाटर डिस्प्यूट से या फिर किसी भी रिवर या वाटर बॉडी के कॉमन इंटरेस्ट के कारण दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो उससे संबंधित जितना भी एडजुडिकेशन होगा, जितना भी उससे संबंधित एक तरीके से जिसे कहेंगे हम जस्टिस होगा, या जितना भी जो लॉज होंगे वो सब डिसाइड किए जाएंगे पार्लियामेंट के द्वारा। तो इसके अंदर पार्लियामेंट जो है उसको होल सोल पावर है सभी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को डिस्प्यूट करने का, या फिर उन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्प्यूट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्शंस लेने की जरूरत है वो करने का। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी कोर्ट इज टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट्स और कंप्लेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइज, यूपीएससी में से सब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप याद रखिए कि जब हम इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट की बात करेंगे तो पार्लियामेंट ही होल सोल डिसीजन लेगी या एक्शंस लेगी किसी भी प्रकार से इस डिस्प्यूट को, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए, उसको सेटल डाउन करने के लिए। और इस कॉन्फ्लिक्ट को या इस डिस्प्यूट को पार्लियामेंट के द्वारा जो भी बॉडी बनाई जाएगी उसके द्वारा जब डिस्प्यूट को खत्म किया जाएगा या कि एक तरीके से डिस्प्यूट को सेटल डाउन किया जाएगा, तो उसके ऊपर इवन सुप्रीम कोर्ट भी किसी प्रकार से ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। तो ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट और इसके नीचे के कोर्ट की तो उसको सवाल ही नहीं उठता। तो अब याद रखिएगा कि यहाँ पर जब पार्लियामेंट के पास जो है होल सोल पावर है, पार्लियामेंट के ऊपर किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का दबाव नहीं होगा जब मामला होगा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का। ठीक है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट किन किन संबंधों में एडजुडिकेशन करेगी, तो पहला होगा उसके वाटर, किसी भी दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी वाटर बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन और उसके कंट्रोल ऑफ वाटर का। ठीक है, उसके बाद हम अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला है इंटर स्टेट काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइज। कई बार एमपीपीएससी में और यूपीएससी आईएएस में पूछा गया है इंटर स्टेट काउंसिल। ये प्रीलिम्स में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आप एमपीपीएससी मेंस देने वाले हैं तो आप याद रखिए आपको 6 मार्क्स में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन इंटर स्टेट काउंसिल, या फिर सिर्फ इतना लिखकर आ जाएगा 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कि इंटर स्टेट काउंसिल, तो आपको उसमें उसे डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश एन इंटर स्टेट काउंसिल। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर मिल जाएगा कि प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कैन स्टैब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसके द्वारा स्टैब्लिश की जाती है इंटर स्टेट काउंसिल, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है अंडर आर्टिकल 263 डबल टिक स्टार। आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखें, बिल्कुल भी इसे भूलिएगा मत। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में पूछा जाने वाला, और एमपीपीएससी हो या यूपीएससी हो या कोई सी भी स्टेट पीसीएस हो या आईएएस का एग्जाम हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इंटर स्टेट काउंसिल का गठन आर्टिकल 263 के तहत होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है,
फॉर द कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। तो राज्य और संघ के बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता है इसका निर्माण या गठन। ठीक है। ही मतलब कौन? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैन स्पेसिफाई द कंपोजिशन, ड्यूटीज एंड प्रोसीजर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शंस आर। तो अब हम देखते हैं इंटरस्टेट काउंसिल के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है। तो इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट्स ऑन डिस्प्यूट्स दैट में अराइज बिटवीन द स्टेट। तो जो स्टेट राज्यों के अंदर किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स आते हैं तो उनके लिए उनकी इंक्वायरी करने के लिए उन्हें इन्वेस्टिगेट करना, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इंटरस्टेट काउंसिल का। अगला है इन्वेस्टिगेट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट और टू स्टेट्स और सेंटर एंड स्टेट। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट करेगा, डिस्कस करेगा, इंटरस्टेट काउंसिल जो होगी वो इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है, छानबीन करेगी, डिस्कस करेगी मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट, यानी कॉमन इंटरेस्ट की यहाँ बात हो रही है। तो मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, अगर किसी प्रकार का कॉमन इंटरेस्ट का मैटर है जिसके कारण दो राज्यों के बीच में, दो से अधिक राज्यों के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है, तो उस बारे में इन्वेस्टिगेट करना, उसके ऊपर चर्चा करना भी एक कार्य होगा इंटरस्टेट काउंसिल का, अंतरराज्यीय परिषद का। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं रिकमेंडेशंस ऑन सब्जेक्ट दैट नीड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? रिकमेंड करेगी इंटरस्टेट काउंसिल ऑन द सब्जेक्ट्स दैट नीड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शंस। ठीक है। तो बेटर पॉलिसीज और एक्शंस को रिकमेंड करेगी, यानी किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट के अंदर किस प्रकार से उसे हल किया जा सकता है, किस प्रकार से उस डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है। तो उसके लिए बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ पॉलिसीज और एक्शंस को रिकमेंड करेगी, सुझाव देगी इंटरस्टेट काउंसिल। किसे सुझाव देगी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट को। देखिएगा, इस पॉलिटी का एक सिंपल आप लॉजिक है या सिंपल एक फंडा है, एक रूल है, आप समझ ले तो बहुत बेटर होगा कि जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी को बनाता है या जो भी उस बॉडी का फॉर्मेशन करेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा, तो वो बॉडी जो हो गया वो हमेशा उसी व्यक्ति को अपनी रिपोर्ट या अपनी रिकमेंडेशंस देगी। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर प्रेसिडेंट इसे स्टैब्लिश करेंगे, प्रेसिडेंट ने अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश की है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 263 के अंदर क्लियर डिफाइन की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को प्रेसिडेंट, क्योंकि इसे प्रेसिडेंट स्टैब्लिश करेंगे तो ये अपनी रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को ही सबमिट करेगी। ठीक है। आगे हम बढ़ जाते हैं रिकमेंडेशंस ऑन सब्जेक्ट दैट नीड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड एक्शन। उसके बाद है द बॉडी इट एडवाइजरी हेंस रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यूपीएससी में आपको पूछा जा सकता है। 4 पॉइंट्स दे देंगे इंटरस्टेट काउंसिल से रिलेटेड और पूछेंगे कि विच वन ऑफ द ट्रू, और उसमें दे देंगे कि द रिकमेंडेशंस बाय द इंटरस्टेट काउंसिल आर बाइंडिंग और कैन नॉट बी जज्ड इन और कैन नॉट बी जज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, और ऐसा कुछ वो बना सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि इनके जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एडवाइजरी होते हैं, या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल इज बाइंडिंग और द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द इंटरस्टेट काउंसिल इज बाइंडिंग। तो आप याद रखिएगा, नहीं, यहाँ पर जो रिकमेंडेशंस है वो बिल्कुल बाइंडिंग नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ केवल एक एडवाइजरी रिकमेंडेशंस होती है, ये एक एडवाइजरी कमिटी होती है, एडवाइजरी काउंसिल होती है। ठीक है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हेडिंग है वो है कंपोजिशन ऑफ इंटरस्टेट काउंसिल। इससे सबसे ज़्यादा स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरस्टेट काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ISC यानी इंटरस्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं इंटरस्टेट काउंसिल का, आपको याद रखना है। प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, लेकिन इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। अगला है मेंबर्स। तो मेंबर्स कौन कौन होते हैं इसके अंदर? तो पहले है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जितने भी राज्य हैं उनके चीफ मिनिस्टर और जितने भी यूनियन टेरिटरीज है जिनकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पर विधानसभाएं हैं, उनके भी मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विच डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑल्सो मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो जितने भी यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वहाँ के जो प्रशासक हैं वो भी यहाँ पर इसके सदस्य होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के इंटरस्टेट काउंसिल के। उसके बाद 6 यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बारीक चीज़ है, कि कई बार छूट जाता है और यूपीएससी आईएएस इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है कि कंपोजिशन में कि 6 यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर। तो आपको याद रखना है कि ये ट्रू होगा। ठीक है। इंटरस्टेट काउंसिल में सदस्य होंगे, होम मिनिस्टर का सदस्य रहना कंपल्सरी क्लॉज होता है इंटरस्टेट काउंसिल में। उसके बाद है स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल विल बी हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। तो याद रखिए, इंटरस्टेट काउंसिल की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है और उसका जो हेड होता है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है। ये वो क्वेश्चन है जो यूपीएससी पूछ सकती है या इवन के उसी पीसीएस एग्जाम भी पूछ सकती है। तो आपको याद रखना है, इंटरस्टेट काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखिएगा, होम अफेयर्स के मिनिस्टर के द्वारा या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ठीक है।
उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरस्टेट रिलेशंस में, जो कि है जोनल काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, काफ़ी लोग ये पढ़ते नहीं हैं या स्किप कर देते हैं, तो देख लेते हैं एक बार। इस पर भी इतना ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो पहले तो आपको याद रखना है, जोनल काउंसिल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि संविधान में किसी भी प्रकार से इनका उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही कोई सा आर्टिकल और ना ही किसी प्रकार के किसी पार्ट में या फिर किसी स्केड्यूल में इसके बारे में कोई प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, इन्हें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत बनाया गया है। दे आर ओनली डिलिबरेटिव एंड एडवाइजरी बॉडी। तो ये भी केवल एडवाइजरी बॉडीज ही हैं, इनके द्वारा जो भी रिकमेंडेशंस की जाएगी वो सिर्फ एडवाइजरी होगी, वो बाइंडिंग नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला पॉइंट है जोनल काउंसिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय पार्लियामेंट टू प्रमोट इंटर-स्टेट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो अंतर राज्यों के बीच में ये कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देगी। देखिए जोनल काउंसिल में क्या होता है, अलग अलग जोन्स बना दिए गए हैं, तो उस जोन के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी स्टेट मेंबर होते हैं, वो सब आपस में कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन करते हैं। तो एक तरीके से रीजनल कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाता है जोनल काउंसिल की मदद से। तो देयर आर 5 जोनल काउंसिल। तो आपको याद रखना है कितनी जोनल काउंसिल है, कुल मिला के इंडिया में 5 जोनल काउंसिल है, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू बनती है, ठीक है। तो पहली है नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर आपको याद रखना है। उसके बाद है सेंट्रल जोनल काउंसिल, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो इलाहाबाद में है। उसके बाद ईस्टर्न जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। फिर है वेस्टर्न जोनल काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और फिर है सदर्न जोनल काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो इस प्रकार से 5 जोनल काउंसिल होती है, जिनके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इलाहाबाद, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में है, ठीक है। इसके बाद एक और जोनल काउंसिल आती है जो है नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल, जो कि स्टैब्लिश हुई है नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के तहत। तो याद रखिए ये भी एक जोनल काउंसिल है, लेकिन इसका जो गठन है, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत नहीं हुआ है। अगर ऐसा आता है कि 6 की 6 अगर आता है कि 6 जोनल काउंसिल्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैब्लिशमेंट है, वो किस एक्ट के तहत हुआ है, तो याद रखिएगा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत शुरू की 5 का, और छठी का नॉर्थर्न ईस्टर्न काउंसिल 1972 के अंतर्गत, ठीक है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जितने भी 7 स्टेट्स आते हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सभी का को मिलाकर जो जोनल काउंसिल बनती है, जिसे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कहते हैं, उसका गठन होता है, उसका स्टैब्लिशमेंट होता है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 के अंडर। तो गाइज ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये इम्पोर्टेंट लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। ये मैं आपको श्योरली बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मान के चलिए ये कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, यूपीएससी आईएएस हो या फिर किसी स्टेट की पीसीएस एग्ज़ाम हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो गाइज प्लीज़ मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।